वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, इस पे बहुत अरसे से मैं सोच रही थी कि एक प्रोग्राम किया जाए। और मैंने ऐसा क्यों सोचा कि कुछ गेस्ट आए थे पंजाब की तरफ से, पंजाब की साइड से, और वहाँ पर ऐसे ही एक दिन हम बैठे हुए बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जिक्र हुआ कि ये जो प्रॉब्लम है ये पंजाब में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वैसे तो थ्रू आउट द पाकिस्तान ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, बट कुछ सर्टेन ऐसे ख़ास जगह हैं, कुछ इलाके हैं जहाँ पर ये चीज़ बहुत बढ़ रही है, और वो है हेपेटाइटिस का मर्ज़। ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है, लोगों में ये मर्ज़ बढ़ता जा रहा है। एक वक्त था जब इसकी अवेयरनेस ही नहीं होती थी लोगों को कि ये बीमारी क्या है। अब मुझे याद है अपने कहीं बचपन में मैंने एक पीटीवी पर ड्रामा देखा था, तो उसमें ना वो पहले क्या किया करते थे कि जो बीमारियां होती थी उसी के हवाले से पूरा ड्रामाटाइज करते थे। तो उसमें दिखाते थे एक शख्स था जो गांव में कहीं रहता था, उससे यरकान हो जाता है, और उसके बाद वो कुछ लकड़ियां बांध के धागे में उसके गले में डाल देते हैं, और वो धागा जैसे जैसे लंबा होता जाता है यहाँ तक उसकी नाफ तक आ जाता है, और कहते हैं कि ना उसका यरकान कम होने लग जाता है। इतनी अजीब अजीब सी चीज़ें पहले लोगों के पास होती थी जब बीमारियों का इलाज नहीं था या तशखीस नहीं थी। उसके बाद वक्त जैसे जैसे, ये मत समझिएगा कि मैं बहुत पुराने दौर की हूँ, लेकिन ऐसा ही था उस ड्रामे में दिखाया गया। और लेकिन आज प्रॉपर वैक्सीनेशन मौजूद हैं। जब आप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराते हैं तब आप हेपेटाइटिस के जो है वो उनको वैक्सीनेशन कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मर्ज़ इतना बढ़ क्यों रहा है? और ना सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि जानलेवा भी जो है वो साबित हो रहा है। और मैं कुछ जो है फैक्ट्स पढ़ रही थी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो है वो ख़तरनाक तौर पे ये बढ़ता जा रहा है। 250 मिलियन लोग हर साल हेपेटाइटिस का शिकार होते हैं, और इसकी वजह से जो है, ये मैं हेपेटाइटिस सी की बात कर रही हूँ जो जानलेवा साबित होता है। ABCDE ये मुख्तलिफ इसकी इकसाम हैं। गलत या गंदे पानी का इस्तेमाल करना बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बढ़ रहा है। खून ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं आप, उसकी वजह से हेपेटाइटिस बढ़ जाता है। रोकथाम कैसे हो सकती है इसकी, इस पर इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप कॉल कीजिए, अगर इस तरह का कोई भी मामला आपके साथ है तो आप बात कर सकते हैं। इलाज इसका बहुत महंगा है, तशख़ीस नहीं हो पाती, बहुत सारे लोग इंजेक्शंस लगाते हैं, उसकी वजह से भी जो है ये नेगेटिव नहीं होता, फिर दोबारा इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। आखिर है क्या मामला ये? हम इस बीमारी से जिसको आप यरकान कहें, या फिर ये एक लेवल पर जाकर लीवर कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर जाता है, इससे हम बच कैसे सकते हैं, इसकी रोकथाम क्या होगी, इन तमाम मामलात पर आज इंशाल्लाह बात करेंगे। मैं भी इस बीमारी के बारे में जानना चाहती हूँ, और इससे बात करने के लिए एक ऐसे मौलज हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी गुफ्तगू यकीनन हम पर बहुत असर करती है, और हम चाहते हैं कि ये आते रहें और हमें सिखाते रहें। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ़ार आगा साहब। अस्सलाम। अच्छा, कैसे हैं आप आगा साहब? मेरे अल्लाह का बहुत करम। अच्छा, मैं क्या कहूँ, मैं पीलिया कहूँ, मैं यरकान कहूँ, मैं जिगर की ख़राबी कहूँ, ये हेपेटाइटिस असल में है क्या? मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके मुख्तलिफ मुझे जो है वो नाम मिले। मैं कहूँ कि बहुत बड़े प्रोग्राम को आपने बहुत छोटे से अपने इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कर दिया। कर दिया? बिल्कुल कर दिया। चलिए, ये तो फिर कामयाबी है। हेपाटाइटिस बुनियादी तौर पर दो अल्फाज का मुरक्कब है, हेपाटाइटिस। इंग्लिश में टाइटस का मतलब सोजिश है या वरम है। ठीक है। मसलन टॉन्सिलाइटिस, हाँ, गले की सूजन। गले की सूजन। हेपा कहते हैं जिगर को, हेपाटाइटिस का मतलब है जिगर की सूजन। तो बुनियादी तौर पर हेपाटाइटिस जो है वो जिगर की सूजन है। ठीक है। अब इसकी अलामतें क्या होंगी, इसके रूट कॉज क्या होंगे, हमें इस पर आज बात करनी है। देखिए, जिगर पर अगर वर्म आए तो सबसे पहली अलामत जो होती है वो होती है यरकान हो जाता है। यरकान हो जाता है। यरकान की अलामत यह है कि पेशाब बहुत ज़्यादा पीला हो जाएगा, मुंह का जायका कड़वा हो जाएगा, उल्टी आने के इम्कानात हो जाएंगे, और आँखों में पीलापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, मतलब वो जो पीले वाली वो होती है अलामतें कि आइज़ जो है वो आपकी पीली होने लग जाती हैं। अच्छा, अब ये तो है। अच्छा, बुखार भी रहता है? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। अच्छा, अब मैं वो अर्ज कर रहा हूँ, ये पहली अलामत है। ठीक है। अब इस अलामत के बाद एक चीज हमें और डायग्नोज करनी है कि ये यरकान है, पीलिया है, या ये हेपेटाइटिस की कोई और शक्ल है जिसमें वायरस इन्वॉल्व है। नॉन वायरस यरकान भी हो सकता है और वायरस वाला भी हो सकता है। अच्छा, आप कह रहे हैं एक सिंपल पीलिया होता है, ठीक है, जिसका इलाज आसानी से हो जाता है,
और एक उसी तरह की सेम कंडीशन में होता वैसी एक सिम्टम्स, लेकिन उसमें वायरस इन्वॉल्व होता है। मेरी दरख्वास्त है कि इन दोनों को अलग करना जरूरी है। ठीक है। एक तो ये कि अगर फर्ज करेंगे जिगर में कोई खराबी हुई, जिगर में किसी वजह से, किसी दवा के इंड्यूस होने की वजह से, अल्कोहल के इंड्यूस होने की वजह से, हमारे खाने की किसी खराबी की वजह से जिगर में कोई खराबी आई, या पित्ते में वर्म की वजह से, या पित्ते में किसी पथरी के नीचे आकर अटक जाने की वजह से जो हमारा पित्ता है, गाल ब्लैडर है, वो सूज गया और उसकी वजह से इरकान हुआ, दिस इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो ये एक बिल्कुल अलग फील्ड है। मेरी दरख्वास्त है कि जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो शायद हम लोगों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा कर देते हैं। राइट। अच्छा, अब अगर ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, या किसी जिगर की खराबी की वजह से, तो ये बिल्कुल अलग यरकान है। दिस इज जॉन्डिस। राइट। अच्छा, लेकिन क्योंकि यही जॉन्डिस हेपेटाइटिस की एक अलामत भी है, ठीक है, तो लिहाजा उस यरकान के लिए हमें उसूली तौर पर हेपेटाइटिस प्रोफाइल करवा लेनी चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं आपसे ये चीज़ पूछूं कि कहते ये हैं कि अगर माँ के अंदर ये चीज़ मौजूद हो तो वो औलाद आने वाले बेबी के अंदर भी आती है, और जो मुंतकिल होती है वो जो वायरस होता है उसको हेपेटाइटिस ए कहते हैं, जो रिसर्च कहती है। आज जब बच्चा, अक्सर ऐसा होता है जब इस दुनिया में आता है तो उसको जॉन्डिस जो आपने जिक्र किया वो हो जाता है, और उसमें कहते हैं कि आप अभी इसको किसी तरह की मेडिकेशंस ना दो, आप इसको थोड़ी देर धूप लगाओ तो इसका जो है वो जॉन्डिस चला जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों में वो जॉन्डिस नहीं जाता, तो क्या फिर वो ये अलामत होती है कि माँ के अंदर हेपेटाइटिस मौजूद था जो बच्चे में मुंतकिल हो गया, वायरस आ जाता है, वो उसमें क्या करना चाहिए? मेरी दरख्वास्त ये कि देखिए, अब जो हम टॉपिक वो ले रहे थे छोड़कर हम आपके सवाल के जवाब की तरफ आ जाते हैं। हाँ। बात बुनियादी ये है कि अगर माँ के अंदर हेपेटाइटिस के जरासीम मौजूद हैं तो बेबी तो उसी का है ना। हाँ। उसी के खून पे पला है, ठीक है, तो जाहिर है कि उसके अंदर तो आएगी। हाँ। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और जो आप जिसको रिलेट कर रही हैं, वहाँ पर एक चीज़ और भी है, वो ये कि जो हमारे लेबर रूम्स हैं, जो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं, उनके अंदर जरासीम मौजूद है जो न्यू बॉर्न बेबी को लग जाता है। जरूरी नहीं है कि माँ को हेपेटाइटिस हो तो बच्चे को हेपेटाइटिस होगा, माँ को हेपेटाइटिस ना हो तब भी न्यू बॉर्न बेबी को हेपेटाइटिस हो, यरकान हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। और न्यू बॉर्न बेबी के लिए जॉन्डिस को इस बात से मिलाना, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि बात गलत है। ठीक है, इसलिए कि जो बच्चों को जॉन्डिस होता है जरूरी थोड़ी कि 100% माओ को भी हो। एग्जैक्टली। तो ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। और उसके लिए धूप का लगाना, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, शायद आपको मेरा जुमला याद आ जाए, कि निकलते हुए सूरज की धूप इंसान के जिगर के अफ़ाल को, उसके फंक्शंस को बेहतर करती है, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि वॉक करने के लिए बेहतरीन वक्त फजर की नमाज के बाद है। जी बिल्कुल, आप ऐसा कहते हैं। ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जी जॉन्डिस हुआ, ये जॉन्डिस बुनियादी तौर पर एक अलामत है हेपेटाइटिस की, सोजिश जिगर की। अब सोजिश जिगर की वजह क्या है? अब इसके लिए कुछ, एक तो ये कि जो जरासीम मौजूद है, वायरल हेपेटाइटिस एंड नॉन वायरल हेपेटाइटिस। अब अगर वायरल हेपेटाइटिस हो गया है तो अब हम जो आज बात कर रहे हैं वो है वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है। अब वायरल हेपेटाइटिस की 5 किस्में हैं। हाँ। ए से लेकर ई तक। अब इसमें ए जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, सिर्फ दवा चीज़ें ठीक करने से, पानी ज़्यादा पीने से, जूसेस ज़्यादा पीने से ठीक हो जाता है। बी और सी ये दो बहुत खतरनाक हैं, ये जानलेवा साबित होते हैं। डी बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाता है। ई आमतौर पर सिर्फ गंदे पानी के पीने से होता है और दोबारा बहुत जल्दी ठीक हो सकता है, ये कोई बहुत बड़े इशू नहीं है। लेकिन आज हम 2 पे बात करेंगे, पहले बी और सी। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली वैसे ई और डी को डिस्कस भी नहीं किया जाता, ये ए बी सी जो वायरल है, इसी को आप अगर पढ़ें भी तो मेनली आपको यही चीज़ें मिलती हैं। ई डी को बड़ा जो है वो बेज़रर समझा जाता है, लेकिन अक्सर बेज़रर चीज़ें भी जो हैं वो नुकसानदेह साबित हो जाती हैं अगर उनका बर वक्त इलाज ना किया जाए। तारीख ये है कि हेपेटाइटिस ए लोगों में आमतौर पर जो था वो तो ए और बी। अच्छा, ए जब होता था तो लोग कहते ठीक है इलाज हो जाएगा, बी होता था तो उसका इलाज नहीं हो सकता था। अच्छा, अब उसके बाद 1994 में एक नया जरासीम दरियाफ्त हुआ और वो कहते थे कि ये ना ए है ना बी है, कुछ और है, लेकिन ये जानलेवा होता था। तो उसको उस वक्त नॉन ए नॉन बी कहते थे। नॉन ए नॉन बी, जब आप रिपोर्ट करवाइए तो जवाब आता था नॉन ए नॉन बी, हेपेटाइटिस सी नहीं आता था। हेपेटाइटिस सी नहीं आता था। तो सी को 1994 में उसको क्लासिफाई किया गया और हेपेटाइटिस सी की जो इब्तिदा है वो 1994 के बाद हुई। ओके, राइट। था पहले से डायग्नोसिस।
अच्छा, अब इसमें आप फरमा रही हैं कि ये तमाम चीजें फैलती कैसे हैं। बदकिस्मती से लोगों ने बहुत कुछ कहा है कि जी वो ब्लेड से हो जाता है, खून से हो जाता है, पानी से हो जाता है, तमाम चीजों से हो जाता है। आज मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए। आज से हम एक 15 साल 20 साल पहले चले जाएं। एक क्लिनिक डॉक्टर की, उस क्लिनिक में रखा हुआ एक चूल्हा, उसके ऊपर स्टील का एक पतीला, उसके अंदर शीशे की सिरिंजें और छोटे छोटी सी नीडल्स स्टील की स्टेलाइज वो उस पानी में होती थी। हाँ। और उसमें से मल्टी यूज सिरिंजेस आती थी, मल्टी यूज वाइल्स आते थे, उसमें से 1 सीसी निकालो इसको लगा दो, 3 सीसी निकालो इसको लगा दो, 2 सीसी इसको लगा दो। हाइजीन की कोई जीरो हाइजीन। जनाब अली, करने वाले भी तो वही थे जो हाइजीन के नंबरदार आज हैं। करने वाले भी वही थे। मेरी दरखास्त है कि खुदा के लिए जो रूट कॉज है उसको एड्रेस करें तो सही, इसलिए कि हेपेटाइटिस सी तो पुराना मर्ज है, उसको तो आपने बढ़ाया। आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो चीजें बोई गई आज हम उनको भुगत रहे हैं कि वो एकदम से भटके हमारे सामने आ गई हैं, वो तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गई हैं और लोगों के अंदर ये बीमारी सामने आती जा रही है। ये उस वक्त की बात है, ये उस वक्त की बात है, क्योंकि जो माओ के अंदर भी था वो औलाद में मुंतकिल हो और अब वो सामने आ रहा है। हमारा बात ये कि उस रूट कॉज को आज भी हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं। हम सारी अपनी कारोबारी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम रूट कॉज को एड्रेस नहीं कर रहे। और मैं आज आपके प्रोग्राम के दरमियान में ये बात कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए इस रूट कॉज को एड्रेस कीजिए, नहीं तो एक रूट कॉज आज हम फिर दे रहे हैं। वो क्या है? वो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी करने के लिए जो आला हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उसे किसी भी ऐसे पेशेंट को जो हेपेटाइटिस का पेशेंट है उसकी बेंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कॉन्टेमिनेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है वही अगले पेशेंट के मुंह में पेट में हम डाल रहे हैं। क्योंकि वो तो कैमरा है ना, उसको आप कितना कैसे स्टेरिलाइज करते नहीं कर सकते। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, मैं जो एक्नॉलेज करना चाह रहा हूं, तो खुदा के लिए इस पर सोचो, खुदा के लिए सोचो कि ये वो गलतियां जो करते रहे, जिसको आज आप पर्दा डाल डाल के मना करो कि नहीं ऐसा नहीं है, खुदा के लिए ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ऐसा ही हुआ है। और आज भी हम ये तमाम गलतियां हमारे तमाम डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हमने ये हेपेटाइटिस खामोशी से मुंतकिल किया और ये चीज़ अब नस्लों में मौजूद है और अकल नहीं पकड़ रहे, और अकल नहीं पकड़ रहे, आज भी वो गलती कर रहे हैं। माहौल से ज़्यादा ये हमारे अंदर जीन्स के थ्रू आई है जी। अच्छा, फिर तीसरी बात एक और आपसे करूं, 1994 में हेपेटाइटिस सी अलग हो चुका था, ठीक है। 2012 तक पाकिस्तान में डायलिसिस करने वाली कोई मशीन हेपेटाइटिस सी के लिए अलग नहीं की गई थी। तो जितने लोग, जिन लोगों ने 2012 से पहले डायलिसिस करवाया है, वो तमाम लोग 99% लोग जो हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं। ऐसा बिल्कुल, मैं खुद इस बात की जो गवाह हूँ। कैसा है, जो लोग शुरू से करा रहे हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम है और वो उसके लिए उनको कब्र तक ले गया। मैं आपसे करूँ, खुदा के लिए इसको सोचें, आज बैठ के फिर एक मरतबा कहें। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, ये तमाम चीज़ें मुझे पता हैं और तमाम चीज़ें मैं चाहता हूँ कहना कि खुदा के लिए सच्चाई का सामना करो। अच्छा, आगा साहब भी इस बात की गवाह होंगे कि हमने 3-4 मरतबा प्लान किया कि हम हेपेटाइटिस को डिस्कस कर सकें, क्योंकि ये इतना खौफनाक मर्ज़ है। और जब आप सुनते हैं ना कि ये, और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर हर दूसरे तीसरे घर में हेपेटाइटिस का मरीज़ मौजूद है, और तो मैं ये सोचती थी कि इस पे तो इतनी चीज़ें हैं, थोड़ी तैयारी और बेहतर हो जाए, और चीज़ें हो जाएं, और चीज़ें जमा हो जाएं, उसके बाद हम ये प्रोग्राम करें, और इसमें ही महीनों लग गए। लेकिन मैं आज ज़रूर चाहूँगी कि आप ज़रूर देखें, जो लोग आपके साथ नहीं बैठे उन तक भी आप ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ कि ये किस तरह ये बीमारी बढ़ रही है। और ये सिर्फ खौफनाक नहीं है, ये जानलेवा बीमारी है जो हमें इतना नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, आपने ये जो सिम्टम्स बताए हैं, ये तो यकीनन कोई शख्स नहीं भूल सकता, ये तो हमने अपने तोहफ़तन ले लिए। अब क्या करें हम? अब ये चीज़ हमारे अंदर जनरेशन टू जनरेशन मुंतकिल हो गई, लेकिन अगर मैं अब जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसकी वजह से भी तो ये, अगर मैं कहूँ 10% 20% अगर वो रीज़न बनते हैं तो वो भी तो है ना, चाहे पानी हो, खून की मुंतकली हो, या इस तरह की सिरिंजेस हों। यकीनन है, सिरिंजेस तो मैं आज कह रहा हूँ कि हाँ वही है। खून की मुंतकली, हाँ आज वही है। खून की मुंतकली के बारे में एक और बात आपसे अर्ज करूँ कि आज भी पाकिस्तान में 100% इत्मीनान के साथ स्क्रीनिंग नहीं हो रही, आज भी नहीं हो रही। आज भी स्क्रीनिंग करने वाले जितने भी इदारे हैं वो लोग अपने मेयार से मुतमईन नहीं हैं,
और आज भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन जितने भी हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं 10 to 15% ही सही, लेकिन वो रिस्क मौजूद है हेपेटाइटिस का, यकीनन मौजूद है। Right. ये तमाम चीज़ें आज हमारे सामने हैं और इस तल्ख हकीकत को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें फेस करना चाहिए कि हाँ ये हमारी गलतियां हैं, हमको इन तमाम चीज़ों को बेहतर करना चाहिए और बेहतर करने का तरीका सिर्फ एक है। देखिए पूरी दुनिया में एक उसूल है कि अगर आप गलतियों का एतराफ़ कर लें तो ये बेहतरी की तरफ पहला कदम है। गलतियों का एतराफ़ करना हमेशा बेहतरी करता है। आज हम गलतियों का एतराफ़ करने के ये तमाम चीज़ें हमसे इग्नोर हो गई। ओके, आ जाइए, आज इन तमाम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। खुदा के लिए पानी को मुर्द इल्ज़ाम मत ठहराइए और चीज़ों को मुर्द इल्ज़ाम मत ठहराइए। खुदा के लिए ये बात तस्लीम कीजिए कि हाँ ये गलत प्रैक्टिस की वजह से। अच्छा, लेकिन क्या मैं इससे बिल्कुल मुंह मोड़ लूँ कि पानी का ख़राब होना या खुराक का ठीक नहीं होना ये कोई फैक्टर नहीं है? 100% फैक्टर है। मेरी दरख्वास्त है कि ये 10 to 15% हो सकता है। इस पर इसको कवर नहीं कर सकते, इस बात से आप कवर नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कवर कर सकते। हम जो इसको 100% बना रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें जिसको हम आजकल डिस्कस ही नहीं करते। हम डिस्कस करते हैं पानी को, हाँ। हम डिस्कस करते हैं वो बेचारे शेव करने वाले बंदे को, हाँ। हम जो एंडोस्कोपी करने वाले हैं उसको डिस्कस नहीं करते। हाँ। हम हेपेटाइटिस वाले वो मशीनों को डिस्कस नहीं करते जिस पर डायलिसिस हो रहा है, हम उसको डिस्कस नहीं करते। जो आज यूज सिरिंजेस इस्तेमाल हो रही हैं हम उसको डिस्कस नहीं करते। अच्छा, ये मैं कल या परसों मैंने WHO जो इदारा है और मैं उसकी पूरी जो इनकी जो लैब मौजूद है मैं वो देख रही थी और उसके बारे में पढ़ रही थी। तो इतनी बड़ी उन्होंने वहाँ पर WHO का इदारा बनाया हुआ है और वहाँ पर जो वैक्सीनेशन जिस तरह वो बनाते हैं, जिस तरह वो लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप उनकी भी रिसर्च पढ़ें तो उन्होंने भी उन्हीं चीज़ों को इल्ज़ाम दिया है जो जर्नली जो हम डिस्कस करते हैं। ये जो आप बात कह रहे हैं यकीनन ये उनकी रिसर्च में भी शामिल नहीं कि WHO भी शायद इस तरह की कोई बात करता हो कि ऐसी तमाम चीज़ें हैं या ये मामलात हैं। उन्होंने भी यही सारे फैक्टर्स हैं कि पानी है, खून की मुंतकली है, माँ से आ जाना है या कुछ ताल्लुकात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से तमाम मामलात ख़राब होते हैं। WHO इज द पार्ट ऑफ WTO। हाँ। WTO जो है वो सिर्फ दुनिया की ट्रेड्स को कंट्रोल करता है, वहीं पर WHO भी कंट्रोल होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है। वेरी ट्रू, ऐसे ही है इन तमाम रिसर्च को पढ़ने और के ये बाद। जो तमाम बातें आज मैं कह रहा हूँ, खुदा के लिए इनको एक मतलब सोचें, आपको खुद अंदाजा होगा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ करते आ रहे हैं और आज हम वो गलतियाँ फिर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कह रहा हूँ हाँ ये गलतियाँ हो गई, ये तमाम मामला बिगड़ गए। अब आप हमें बताएं कि अब जब ये मामला इतने बिगड़ गए हैं, कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में पूरे घर जो हैं वो हेपेटाइटिस की बीमारी का शिकार हैं और इतना कॉमन है। हमसे पूछो क्या हुआ तो कहते हैं बस हेपेटाइटिस हो गया। और मैं ऐसे कुछ मरीजों से भी मिली तो वो ये कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है जिस तरह इस यहाँ पर आपके आग लगी हुई है, कोई आग का गोला मौजूद है कि यहाँ पर आप पानी डालो आपको ठंड मिले, सुकून मिले, खाना हजम नहीं होता, जिस्म कमज़ोर हो गया है, टांगें सूज सी जा रही हैं। ये तो ज़िंदगी मुश्किल हो गई है ऐसे लोगों की जो इस तरह की बीमारी का शिकार है। मेरी दरख्वास्त ये कि इस पूरे मामले में यकीनन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को और जो मिल करके इन तमाम लोगों को कंपैरेटिवली बेहतर तौर पे डायग्नोज तो कर सकें। ठीक है, डायग्नोज भी नहीं कर रहे ना हम तो। हाँ। उस वक्त जाके पता चलता है जब पेशेंट जो है ना वो आधा जिंदगी अपनी हार चुका होता है। आधा क्या ज़िंदगी, जब कुछ दिन शायद होते हैं बकौल डॉक्टर्स के कि अब आपका मरीज़ जो है वो लिवर कैंसर का शिकार है और बस अब आप जो है ये वक्त इनके साथ गुजार लें। सोचें कितना मुश्किल होता होगा वो लम्हा। लेकिन यस, आज हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम इसकी रोकथाम कर सकें और अगर इसका शिकार हैं तो हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। मेरे साथ रहिए, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। एक बार फिर नाज़रीन आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का शो प्लीज़ ज़रूर देखिए, किसी के लिए मत देखिए, अपने लिए देखिए, अपने बच्चों के लिए देखिए, अपने प्यारों के लिए देखिए, क्योंकि ये मर्ज़ अगर आज दूसरे शहरों में मौजूद है या दूसरों के घरों में मौजूद है तो अल्लाह ना करे, जिस तरह आज खौफनाक फैक्ट्स अभी आगा साहब ने हमें बताए हैं कि ये हमें जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये हेपेटाइटिस अगर हमारे किसी घर में किसी प्यारे को अल्लाह ना करे हो जाए तो हमें किस तरह उस चीज़ को जो है वो उससे बचना है, उसका ख्याल रखना है, इस पर आज हम बात कर रहे हैं।
सब मैं बड़ी क्लियरली अब आपसे पूछना चाहूँगी कि जो फैक्टर्स हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत आर्टिफिशियल हो गया है, हम बहुत मॉडिफाइड हो गए हैं सो कॉल्ड, जिसकी वजह से हमने कुछ बीमारियाँ भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ली हैं। एहतियात क्या करनी है हमें? सना, आपके सवाल के जवाब से पहले एक दो तीन चीज़ें फैक्ट। हाँ बिल्कुल, बता दें। और डराएंगे आप हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं डराऊंगा। हाँ देखिए, आपने पंजाब का नाम लिया, सादिकाबाद की पट्टी से लेकर के ऊपर अगर हम चले जाएं तो मुल्तान तक बहुत मरीज हैं इस पट्टी में जितने मरीज हैं शायद दुनिया की इतने बड़े खत्ते में बहुत कम होंगे। और नीचे आ जाइए, सांगड़ जिला, सांगड़ जिले के अंदर मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक 34 से लेकर 35% पेशेंट्स आबादी के मौजूद हैं। उस आबादी की 34% आबादी हेपेटाइटिस सी के पेशेंट है। सही। ऊपर चले जाएं, कोहाट, हाँ। मर्दान, ये इतने ज़्यादा अफेक्टेड एरिया हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और मैं अगर फिगर्स निकालूं तो शायद मेरी अपनी छोटी सी एक अपनी रिसर्च है, अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, उसके मुताबिक यहाँ पर भी हम 30% से ज़्यादा मरीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर निकलेंगे। अच्छा, मुझे ये बात बताएं आप, क्योंकि हम लोग जो है ना चीज़ों को बहुत घुमाते हैं। जिस तरह अभी आपने सादिकाबाद का जिक्र किया, तो उसके करीब भी कुछ मिल्स हैं, ठीक है। आप ढहकी की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पर बड़ी बड़ी मिल्स हैं, तो कहते हैं वहाँ से जो पोल्यूटेड जो धुआं निकलता है वो जब शहरी आबादी की तरफ जाता है तो फिर वो उन शहरों में रहने वाले बसने वाले लोगों के अंदर जो है इस तरह की बीमारी पैदा करता है। तो क्या ये आलूदा धुआं से, या ये जब आपकी पोल्यूटेड एयर हो जाती है उससे भी ये बीमारी हो सकती है, या ये सिर्फ एक रीज़न दिया जाता है? लेकिन नुकसान तो होता होगा ना ऐसी हवा का। सर देखिए, ऐसी हवा, हाँ, ऐसा पानी, लेकिन कोहाट में ऐसा नहीं है। कॉन्टामिनेटेड पानी, हाँ। मैं वो याद कर रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें हमारी रेजिस्टेंस लेवल को जीरो कर देती हैं। जहाँ इम्यूनिटी ने कंप्रोमाइज किया वहां पर बीमारियां गालिब आनी शुरू हो गई। हाँ। बुनियादी तौर पर ये आप तय कर लीजिए कि जो हमारी इम्यूनिटी है इसको जब हम कंप्रोमाइज करना शुरू करते हैं तो बीमारियां तो आनी। True. अब इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? हमने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ों को हमने सर्कल कर दिया है। और अगर हम एक एक चीज़ का जायजा लें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम एंटीबायोटिक के ज़्यादा इस्तेमाल से अपनी इम्यूनिटी खो रहे हैं। True. हम केमिकल मिले दूध से अपनी इम्यूनिटी खो रहे हैं। हम चिकन खाने से अपनी इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पा रहे, खराब कर रहे हैं। हम जो कुछ खाने पीने में चीज़ें, सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब्जियों को उगाने के लिए बेइंतहा यूरिया इस्तेमाल हो रहा है। हम वहां पर अपने आप को, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कंप्रोमाइज करें। हम कहाँ जाएं? एक एक चीज़ को देखते जाइए। हम वहां पर इन हर तमाम चीज़ों को अगर सामने रख के एक एक चीज़ को हम बेहतर करना शुरू करें तो शायद सारी जिंदगी गुजर जाएगी, क्योंकि हम जकड़े हुए हैं। नहीं, सारी जिंदगी हमारी गुजर जाएगी, लेकिन अगर आज हम फैसला करें हम कम से कम नस्लों को तो बेहतर कर लेंगे। हम तो नस्लों को भी बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि सुबह उठने से लेकर रात तक आप देख लें, आप किसी ना किसी चीज़ का शिकार ही रहते हैं। अगर खाने में बच जाएंगे तो बाहर आपको बुरी हवा मिलेगी, कहीं कुछ और प्रॉब्लम होगी। तो ये हमने खुद ही मुश्किलात जो है वो अपने लिए पैदा कर ली हैं। और आज हम अगर सुधार लेंगे तो जैसे आपने कहा कि शायद आने वालों को, मुझे लगता है आने वालों के लिए और ज़्यादा बीमारियां खतरनाक साबित होंगी और मुश्किलात होंगी। जिस तरह से ना हम लोग आहिस्ता आहिस्ता केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स को हम जिस तरह एग्रीवेट करते जा रहे हैं, जिस तरह प्रमोट करते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी इम्यूनिटी को फॉरगो कर देंगे। अच्छा, थोड़ा डायग्नोसिस पे बात कर लेते हैं। आपने कहा डायग्नोस ही नहीं हो पाता। कुछ मेनली आपने चीज़ें बताई। आपने कहा नोजिया रहता है, बड़ी कमज़ोरी रहती है, आंखें पीली हो जाती हैं, रंग पीला होने लग जाता है। और जिनको डायग्नोस हो चुका है वो जिस तरह बताते हैं कि ये लिवर की तरफ बहुत जलन, ऐसा लगता है आग लगी हुई है, इस तरह की चीज़ें, खाने का नाहजम होना, तो यही मेनली सिम्टम्स हैं या इसके अलावा और चीज़ें भी होती हैं? सिम्टम्स तो यही हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मेरा ख्याल है कि हमें ये बात कहनी चाहिए कि जिगर करता क्या काम है। हाँ। जिगर का काम ये है कि हमारे जिस्म के तमाम केमिकल्स को न्यूट्रलाइज करना, स्टोर करना और ज़रूरत के वक्त उनको रिलीज करना। ये तमाम काम जो है ना ये लिवर का है। और लिवर के हवाले से एक अजीब सी बात आपसे अर्ज करूं कि लिवर हेपरिन को डील करता है। हेपरिन वो चीज़ है जो हमारे खून को इंतहाई पतला कर सकती है। और जिगर ही विटामिन के को डील करता है जो खून को गाढ़ा करता है। बिल्कुल। अब इसका बैलेंस कैसे करना है, ये अक्ल सिर्फ जिगर के पास है।
राइट, और लार्जेस्ट ऑर्गन है ये हमारी बॉडी, बेशक। और ये तमाम चीज़ों को, इवन आप ये देखिए कि जितने भी जिगर के मरीज हैं, जब हम हेपेटाइटिस की बात करें, हेपेटाइटिस के पेशेंट्स का बिगड़ना इस बात पर मुनहसर है कि उसके प्लेटलेट काउंट्स कितने कम हो गए। तो प्लेटलेट काउंट्स का खराब होना, उसकी तादाद का कम होना इस बात की अलामत है कि लिवर जो है वो कंप्रोमाइज कर रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, और जिगर को हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसकी वजह से मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। सही है। हमने सिर्फ ये कहा कि जी पित्ते में पथरी हो गई है, पित्ते की पथरी निकाल दो ना, पित्ता निकाल दो। उसके बाद हमने लोगों को गाइड नहीं किया कि पित्ते की पथरी निकलने के बाद हमें करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। कम से कम मैं आपसे करूं, बहुत छोटी सी बात जिसको 100% फॉलो करना चाहिए, वो है खाने के औकात की पाबंदी। ठीक है। सिर्फ आप खाने के औकात की पाबंदी करेंगे, आपके आधे मसाइल खुद ब खुद कम हो जाएंगे। अब खाने के औकात की पाबंदी के साथ क्या चीज़ जरूरी है, वो है कि आप खाना क्या खा लें। हाँ, आप लाइट फूड लें, अगर आपने अपना पित्ता निकाल दिया है तो लाइट फूड ना लें। हाँ। अब मैं शायद कल कभी कोई प्रोग्राम करें आप, तो मैं ये प्रूव करूंगा कि पित्ता निकाल देने के बाद चिकनाई का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। ओके। इंतहाई जरूरी है, उसके बगैर आप अपने हजम के निजाम को ठीक रख ही नहीं सकते। लेकिन स्टोर है, एक स्टोर आपने खत्म कर दिया, फिर आपके पास एक्स्ट्रा चीजें रखने की जगह नहीं होती। बिल्कुल सही है। तो आप कह रहे हैं कि ऐसा यही कहते हैं ना इसके बारे में। हुआ है क्या हाँ। कि पित्ता एक स्टोर है। हाँ। स्टोर जो है वो जितनी बाइल हमारा लिवर बनाता है वो स्टोर में जमा होती रहती है। जब हमारा खाना ड्यूडिनम में पहुंचता है तो ड्यूडिनम से मैसेज आता है कि जी खाना आ गया, चिकनाई आ गई है। अब चिकनाई को हजम करने के लिए बाइल की जरूरत है, पित्ता पुश करेगा, पूरी बाइल नीचे ले आएगा। सिस्टम तो यही है। अब जो फैटी एसिड्स हैं उनको हजम करने के लिए बाइल की जरूरत है। अब आपने जब पित्ता निकाल दिया, स्टोर निकाल दिया, तो जो प्रोडक्शन बाइल की है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ रही है। अब आपको उसको न्यूट्रलाइज करना, अब आप जो है पहले फैटी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइल आ रही थी, अब बाइल ज्यादा आ गई है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको फैट्स चाहिए। जब ये फैट्स आपको देंगे तो ये बाइल ठीक होगी, अदरवाइज ये बाइल आपके जिस्म की चिकनाई को, आपकी आंतों की चिकनाई को खाना शुरू कर देगी। लिहाजा वो लोग जो पित्ते की सर्जरी के बाद इन तमाम चीज़ों का बैलेंस नहीं कर पाते, उनके हजम का निजाम हमेशा खराब रहता है। मतलब मुझे अब पित्ते पे भी पूरा शो करना पड़ेगा, तो उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। वापस आऊँगी मैं हेपेटाइटिस की तरफ। अच्छा सब जिस तरह भी आपने बताया कि मेनली सिम्टम्स यही होते हैं, अगर मैं थोड़ा सा एक एक करके इनको डिस्कस करूं। हेपेटाइटिस ए के लिए आपने कहा कि वो नॉर्मली इतना नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ एहतियात है। वो क्या क्या एहतियात है और किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए अगर डायग्नोज हो गया है कि हेपेटाइटिस ए है? देखिए, सबसे पहली बात है अलामत जो है ना, वो हमने कहा जो जॉन्डिस की अलामतें हैं वही अलामतें होंगी। अब जब ये डायग्नोज हो जाएगा ए है, तो ए के लिए तो आपको लिक्विड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है। फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, चिकनाइयों का इस्तेमाल कम से कम करना है। और तीसरी बात ये कि आप जूसेस का इस्तेमाल कीजिए, पानी का इस्तेमाल, लिक्विड ज़्यादा लें, लिक्विड लेकिन फ्रेश जूसेस। ओके। प्रिजर्वेटिव के साथ नहीं, जो डब्बों में है वो अल्लाह का शुक्र है उसके अंदर जो है वो असली चीज़ कम है और प्रिजर्वेटिव ज़्यादा है, नुकसानदेह ज़्यादा है। फ्रेश जूसेस लीजिए, वो आपके लिए बेहतर है। तीसरी बात, अपनी बॉडी की एनर्जी को, इम्यूनिटी को बाकी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप साबूदाने का इस्तेमाल करें। लोगों ने साबूदाने को पता नहीं क्यों पेचिश के साथ व्यक्त कर लिया है। नो, साबूदाना हमारे जिस्म की इम्यूनिटी को डेवलप करता है। और साबूदाना जरूरी नहीं है कि आप दूध में पकाएं, साबूदाने को सिर्फ पानी में पकाएं, उसमें थोड़ी सी लौंगे डाल दें ताकि एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन उसमें ऐड हो जाए। राइट। और आप देखें जब घर में बच्चे बीमार होते हैं या बड़े बीमार होते हैं तो क्यों दलिया और क्यों साबूदाना देते हैं? क्योंकि ये आपको एनर्जाइज करता है, वो जो कमज़ोरी आपके जिस्म में हो गई है उसको पूरा करता है, ये आपको ताकत बख्शता है। तो आप नॉर्मली लाइफ में क्यों नहीं ले सकते? हम तो सिर्फ बीमारों को देते हैं ये खाना, या बच्चों को देते हैं। अब अगर फर्ज करें कि लोग सुबह के नाश्ते में कभी दलिया कभी कोई और चीज़ ले रहे हैं तो वहाँ पर साबूदाने का भी ऐड कर लें। कॉर्नफ्लेक्स जो हम खा रहे होते हैं वो हम अपनी ये चीज़ अगर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा ताकत है। बात ये है कि वो तो फिर मकई है ना, कौन है उसको फ्लैक्स बना दिए, दैट्स ऑल। तो मकई हम लोग डायरेक्ट नहीं खाते, उस हवाले से खाते हैं। जौ को हम दलिए के तौर पर खाते हैं, उसमें भी हमने बहुत सारी और चीज़ें वो ऐड कर ली। हाँ। अच्छा, अगर फर्ज करें कि हम साबूदाना लें तो अच्छा, और हमारे यहाँ एक और बात छोटी सी कह दूं कि लोग हमारे यहाँ साबुदाना कहते हैं, उसे साबूदाना कहते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे सागो सीड,
सागो है ये, तो सागो दाना जो है इट्स करेक्ट वर्ड। हम साबूदाना नॉर्मली लोग कहते हैं, बट इट्स सागूदाना। इसे सागोदाना। ओके। तो इस सागोदाना को अगर आप सुबह नाश्ते में कभी कभी लेना शुरू करें तो आपको उस दिन लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। अच्छा, वो जो जलन आपको हो रही होती है ये ठंडा होता है तो ये आपको सुकून देगा। यकीनन सुकून देता है, यकीनन। और फ्रेश जूसेस अगर आप लेंगे तो सुकून जरूर मिलेगा। लेकिन जो हेपेटाइटिस को अगर हम जब डिस्कस करें तो एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, और वो है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, लिहाजा आपको लिक्विड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये लोग कर लें तो शायद बहुत सारे मसाइल कम हो जाएं। 100 ग्राम लें सना की पत्तियां। ठीक है। इस पत्तियों को आधा लीटर पानी में डालकर खूब अच्छी तरह उबालें, 15 से लेकर 20 मिनट। इस पानी को निकाल लें। ठीक है। इस पानी में आधा किलो गुड़ डालें और गुड़ डालकर इसका शरबत बना लें। इस शरबत को अपने पास महफूज रखें। इसमें अगर चाहें तो मेटाबाइसल्फेट भी ऐड कर लें। इसको अपने पास फ्रिज में रखें। इसको रोज़ाना रात को सोते वक्त 2 टेबलस्पून इसी तरह पीकर पानी पी लें, या पानी में मिलाकर इसको शरबत सा बना करके पी लें। अगर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है तो ये दवा के तौर भी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे जिस्म में नाइट्रोजन बढ़ जाता है और उसके बाद उनके ब्रेन में असर होने लगता है और वो उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। ठीक है, तो उनको ये देना चाहिए। उनको ये देना चाहिए। अगर शुगर के मरीज हैं तो अगर शुगर के मरीज हैं तो डेफिनेटली नहीं है उनके, डेफिनेटली नहीं। लेकिन अगर फर्ज करें कि ये पानी उन्हें पिलाना शुरू करें तो हेपेटाइटिस में यकीनन उन्हें बेहतरी आएगी। और हम लोग आमतौर पर जो लिक्विड्स देते हैं कि उसके पीने से जो है वो मोशन आ जाए, तो हम असल में उसके जो मैनेजमेंट होती है गैसेस की, उन गैसेस के मैनेजमेंट को मैनेज करने की। हाँ, वो कहते हैं ना उसमें कि आप वो जो गन्ने का रस है वो बहुत ज़्यादा देते हैं, क्योंकि लिक्विड्स का इस्तेमाल आप कहते हैं कि ज़्यादा करना चाहिए। तो आप ये जो है किसी भी टाइप का, 5 में से A B C D E आप कह रहे हैं कि ये जो है, अगर शुगर नहीं है आपको तो आप कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है, तो मुझे पता है अब बहुत जल्दी से ये वक्त बाकी गुजर जाएगा। मैं चाहूँगी यार सब हम जल्दी से इस बात को कर लें कि पहले मैं C की तरफ आना चाहूँगी कि जब C डायग्नोस हो जाता है तो उसमें फिर ट्रीटमेंट बड़ा महंगा और मुश्किल होता है। जब आपके पास रिपोर्ट आई और आपको पता चला हेपेटाइटिस C है तो क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या होते हैं ट्रीटमेंट के? सबसे पहले जो दुनिया में दवा आई दैट्स कॉल्ड इंटरफेरॉन। ठीक है। इंटरफेरॉन के 2 मुख्तलिफ वेरिएशंस थी। एक तो वो थी जो हर दूसरे दिन लगता था और एक वो थे जो हफ्ते में 1 मरतबा लगता था। ठीक है। तो ये आमतौर पर 6 महीने के कोर्सेज थे, WHO ने अप्रूव कर दिए थे। लेकिन इसमें इतनी अल्लाह का शुक्र है नंबर 2 हुई कि लोग परेशान हो गए। उसके बाद एक रिसर्च मेडिसिन आई जस्ट कॉल्ड सोवेल्डी। अच्छा। सोवेल्डी जो है वो 3 साल तक जो कि दुनिया का उसूल है कि सोवेल्डी उनके पास रही, उसके बाद वो मार्केट में आ गई। अब सोवेल्डी जो है वो बुनियादी तौर पर मार्केट में मौजूद है। और महंगे की बात मैं आपसे अर्ज करूं कि सोवेल्डी जो है वो 33,000 रुपये महीने की दवा थी। अब वही दवा दूसरे नाम से अगर आ रही है तो वो 5 से लेके 6,000 रुपये महीने की दवा है और वो वैसे ही काम करती है। सेम मेडिसिन, सेम केमिकल तो 33,000 रुपए की पर मंथ मेडिसिन लोग कैसे अफोर्ड करते होंगे? उनका तो शायद मंथली इनकम भी इतना नहीं होता होगा। आप यकीन करें इसके पीछे जो पूरे ड्रामे है ना, वो अगर कभी लेकर के हम मौका मिल जाए तो शो बंद हो जाएगा मेरा अगर आप पीछे की दास्तानें सुनाएंगे तो। इसलिए रहने दें। बंद करवाना। हाँ। हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है कि अब जो है वो टैबलेट्स जो है वो 5-6 हज़ार रुपए की एवरेज मार्केट में मिल जाती हैं और वो हेपेटाइटिस C उसी पैमाने पे ठीक कर सकती हैं जिस पैमाने पे सोवेल्डी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी लोगों की अफोर्ड से बाहर है। जो लोग 10,000 12,000 रुपये महीने का कमाते हैं वो कैसे सोचेंगे कि मैं 5,000 या 6,000 की अपने लिए दवा ले लूँ? देखिए हमारा काम तो बेहतर इंफॉर्मेशन देना है ना। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे कहनी है वो ये कि जब भी कभी इस तरह की कोई टैबलेट आप ले रहे हैं उसकी कॉम्बिनेशन हमेशा एक एंटी वायरल मेडिसिन के साथ है। अच्छा, उसको तन्हा लेने से फायदा कभी नहीं होता। उसको एक एंटी वायरल मेडिसिन रिबावायरन के साथ लेना जरूरी है। ये तो फिर आपका जो फिजिशियन है, जो आपका डॉक्टर है, उसकी जिम्मेदारी बनती है ना कि वो आपको गाइड करे। इसके साथ जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आप अपनी लिवर की एक्टिविटी को बरकरार रखें। अच्छा, एक चीज़ मुझे ज़रूर बताएं, ये जो कहते हैं कि हमने एक कोर्स का इंजेक्शन का और उसके बाद वो फिर भी आपका वायरस जो है वो नेगेटिव नहीं होता, वो टेस्ट कराएं फिर पॉजिटिव हो जाता है, फिर कहते हैं दोबारा से वही इंजेक्शन का कोर्स किया जाता है, वो और महंगा होता है। ये क्या मामला है? ये कैसे फिर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? आप सच सुनेंगे? मैं सच ही सुन रही हूँ 11 बजे से लेके अब तक।
मेरी दरख्वास्त ये कि जो मैंने कहा ना कि इस इंटरफेरॉन के इंजेक्शन में बड़ी नंबर 2 हो गई, हाँ। तो वो जो इंजेक्शन थे उनकी क्वालिटी वो नहीं थी जिससे हेपेटाइटिस सी नेगेटिव होता। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर एक एंटीवायरल मेडिसिन के बाद भी वायरस बच गया, हाँ। तो वो उस दवा से इम्यून हो गया। हाँ, मतलब अब वो नहीं मरेगा, अब वो नहीं मरेगा। और यही छोटी सी गलती हमारे बहुत सारे पेशेंट्स को कैंसर तक ले गई, यही छोटी सी गलती। नहीं तो जो दोबारा रिपीट करते हैं उस कोर्स को वो गलत करते हैं, उसूलन गलत करते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए उनको? बात यह है कि आप पहली मर्तबा दवा का इंतखाब ठीक करें। ये जो मैं आज बात कह रहा हूं कि वो जो अल्टरनेट ऑफ सवेल्डी को रिबावायरिन के साथ इस्तेमाल करें, मैं उस पब्लिक अवेयरनेस के लिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ अगर कोई शख्स बैठा हुआ अपनी कमीशन की खातिर 2 नंबरी कर रहा है, तो उसको वहां पर भी मैं मैसेज देना चाहता हूं कि खुदा के लिए इस तरह कीजिए, अपने डॉक्टर को मजबूर कीजिए कि नहीं ऐसे ही करना है, इसलिए कि इसके बगैर मसाइल। अच्छा, अब जो नया दावा है, नया दावा यह है कि सवेल्डी के इस्तेमाल के बाद ये रिपीट नहीं होता, रिवर्स नहीं होता। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये बात बिल्कुल यकीन से कह रहा हूँ कि हाँ, ये दोबारा रिलैप्स होता है। अच्छा, मेरे पास है, मैं तो बहुत छोटा सा एक मॉलेज हूँ, शायद बहुत ज़्यादा दिन भर में 50-60 पेशेंट देख लेता हूँ, उसके बावजूद मेरे पास हर महीने 20 से लेकर 30 पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो सवेल्डी खाने के बाद, नेगेटिव करने के बाद अब फिर पॉजिटिव है। अच्छा, ये तो आपने बताया, मैंने तो सुना था लाखों रुपए के इंजेक्शंस होते हैं और इतना महंगा कोर्स होता है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। कितनी खौफनाक बात है कि आपने तो अपने किसी तरह पैसे जमा करके पैसे दिए, इंजेक्शंस लिए, आपने लगवाए, और देने वाले का ईमान कि वो आपको सही चीज़ दे रहा है या 2 नंबर दे रहा है, अब आप ठीक नहीं हुए। अब उस शख्स के पास जो हेपेटाइटिस सी का मरीज़ है, तकलीफ़ में भी है, पैसा भी उसने खर्च कर दिया, फिर दोबारा से वो एक्टिव हो गया, अब वो करे क्या? हल बताएं अब हमें। देखिए, बुनियादी तौर पर मैंने आपसे रखी कि जिगर को महफूज रखने की दवाएं ज़रूर इस्तेमाल करें। हाँ। आप दुनिया का कोई भी इलाज कर रहे हो, मैं 2-3 दवाएं चाहता हूं लोगों से कहना कि इसका इस्तेमाल अगर आप कर लें तो ये यकीनन आपके जिगर के अफ़ाल में आपको सपोर्ट करेगी। वो क्या? सबसे पहली दवा है, उस दवा का नाम है मको। ठीक है। नंबर 2 दवा है कासनी। नंबर 3 दवा है गुलाब की पत्तियां। सिर्फ ये 3 चीजें, मको, कासनी, गुलाब की पत्तियां, इन 3 चीजों का जोशांदा बनाइए और ये जोशांदा रोजाना पीना शुरू करिए। नंबर 2, गाजर जब आ जाए मार्केट में, गाजर का जूस आधा ग्लास और आधा ग्लास किनो, माल्टा, मौसम्बी, ये मिला करके ये इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। 2, तीसरी बात, गर्मियों में आप देखते हैं पंजाब में बहुत सारे सत्तू वत्तू सारी दुनिया की चीज़ें बिकती हैं, लेकिन एक शरबत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इमली आलू बुखारे का शरबत। अगर ये इमली आलू बुखारे का शरबत हेपेटाइटिस सी का पेशेंट पीना शुरू करे तो उसके जिगर के अफाल में बेहतरी आएगी, इसलिए कि आलू बुखारे में भी और इमली में भी दोनों में विटामिन सी है और विटामिन सी की मुखालफत दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, इसलिए कि विटामिन सी देने से हमारे जिस्म की रेजिस्टेंस इम्यूनिटी डेवलप करती है। अच्छा, और ये इस लेवल पर भी बेहतर हो सकता है क्योंकि ऐसे मरीजों को अक्सर ये कंप्लेन होती है कि उनको भूख नहीं लगती और अगर वो थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं तो हजम नहीं हो पाता। तो आई थिंक ये आलू बुखारा जो है, क्योंकि ये भूख को भी बढ़ाता है ना और ये हजम भी करता है, आपके खाने को हेल्प करता है, तो ये आपको उस हवाले से जो है वो बड़ी हेल्प कर सकते हैं। जो लोग हेपेटाइटिस ए बी सी अगर किसी भी टाइप के मरीज़ हैं तो वो ये जो आपने 3-4 चीज़ें बताई इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनन कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपसे इसके जूसेस के, मैंने आपसे इसकी गाजर के जूस की, मैंने आपसे इसकी अमली आलू बुखारे का शरबत है, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि दुनिया की कोई भी दवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इन तमाम दवाओं को इस्तेमाल करने से आपके जिगर को सपोर्ट मिलेगी, इसलिए कि ये तमाम चीज़ें नॉन केमिकलाइज्ड हैं। अगर ये नॉन केमिकलाइज्ड आप चीज़ें लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जिगर बेहतर होता रहेगा, उसकी एक्टिविटी जब बेहतर होगी तो आप खुद ब खुद सेफ लाइन पर आते जाएंगे। राइट, और इसका डायग्नोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस में बहुत देर हो जाती है और इस वक्त पता चलता है जब ये लीवर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो प्लीज़ अगर इस तरह का कोई भी आपको सिम्टम है, हमें जब भी कहीं पेट में दर्द होती है तो हमें यही लगता है कि शायद हमें स्टमक का प्रॉब्लम है, किडनी का भी हो सकता है, वो लीवर का भी हो सकता है। तो प्लीज़ अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। दांत निकलवाने भी जाते हैं तो अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि वो जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उससे भी हेपेटाइटिस फैलता है। अच्छा, सिर्फ ये बताएं कि आपने कहा कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, या मैं हर्ब्स की बात करूं, तो जब ये चीज़ दोबारा से पॉजिटिव आ जाती है तो लोग जो एलोपैथी मेडिसिन है, इंजेक्शन है, उससे तंग आके फिर दूसरी तरफ बढ़ते हैं।
आपके पास जो मरीज़ आते हैं, फिर आप उनको जो मेडिसिन देते हैं, इंशाल्लाह उससे फिर ये होता है मामला बेहतर हुआ। हर्बल में जो बेसिक उसूल है हाँ। वो ये है कि हम लिवर की एक्टिविटी को बचाने की कोशिश करें। सही। इसलिए कि अगर एंटीजन उसके अंदर आ गया है तो एंटीबॉडीज को डेवलप करें ताकि उस मर्ज से हम महफूज हो सकें। ठीक है। तो जितने भी लोग हमारे लिवर को बेहतर करने की दवाएं देते हैं वही लोग असल में आपके लिवर को बेहतर करते हैं, लिवर के दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए काम करते हैं। सही है। और मैं इसीलिए आपसे जो मैंने तमाम चीज़ें अर्ज़ की हैं, मैंने सना की पत्तियों का अर्ज़ किया था गुड़ के साथ, मैं आलू बुखारे के शरबत की बात कर रहा हूँ, मैं गाजर के जूस की बात कर रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें इसी तरह हैं कि ये तमाम चीज़ें वो हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो हम लीवर कैंसर को, अगर मैं इसको एक स्टेज और आगे ले जाऊं, तो स्पेशली वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं और वो लोग जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, वो ख़ुद अपने आप को हाई रिस्क पर ले आते हैं कि वो जिगर के कैंसर में मुब्तला हो जाएं या उनका जिगर ख़राब हो जाए। और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जब उनका डायग्नोसिस होता है तो उनकी जब आप हिस्ट्री लें तो वो इसी तरह की किसी चीज़ का शिकार बनते हैं या होते हैं इन चीज़ों का शिकार। मतलब ये तो ख़ुद अपने आप को जो है वो मुश्किल में डालने वाली बात है। लिवर की खराबी केमिकल्स की ज़्यादती की वजह से होती है। ठीक है। अब केमिकल की ज़्यादती कहाँ हो रही है? दूध डब्बे का और सारी चीज़ें डब्बे की, जूसेस डब्बे के, जो बेइंतहा ख़राब तेल में तली हुई चीज़ें हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग ड्रग इंड्यूस्ड लिवर के पेशेंट होते हैं, हम लोग अल्कोहलिक इंड्यूस्ड लिवर के पेशेंट होते हैं। ये तो सारी चीज़ें बिल्कुल दुनिया की रिसर्च चीज़ें हैं। हाँ। तो वो लोग जो अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो दर्द की गोलियां सुबह से शाम तक 8-8 10-10 इस्तेमाल करते हैं, खुदा के लिए उसको छोड़ें, इसलिए कि वो कैंसर की तरफ ले जा सकती हैं, लिवर को ख़राब करने की तरफ ले जा सकती हैं। और अगर ड्रग इंड्यूस्ड लिवर की प्रॉब्लम पैदा हो जाए तो फिर उसे ठीक करना बहुत मुश्किल है। हाँ, शायद बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये भी हकीकत है। ये जो हम अपनी नींद को हासिल करने के लिए या सुकून, आर्टिफिशियल नींद के लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं ना, ये भी उतनी ही ख़तरनाक है जितना एक शख्स अपने लिए ड्रग्स ले रहा होता है, क्योंकि आप भी उसके आदी बन जाते हैं और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऐसे शामिल हो जाती है जिस तरह पता नहीं कि अगर वो ना मिलेगी तो आपको कुछ हो जाएगा। तो जो भी चीज़ आपको आदी बना दे वो आपको नॉर्मल से हटा देती है और वो चीज़ आपकी बॉडी पर रिएक्ट कर रही होती है। सब इसको इस चीज़ से रिलेट करें कि जब ये चीज़ इंजेक्शन से भी ठीक नहीं हो रही, मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रही, तो क्या यही हेपेटाइटिस सी है जो लिवर कैंसर की तरफ बढ़ता है? जी यकीनन, ये हेपेटाइटिस सी लिवर की तरफ जाता है और जो हमारे पास हिस्ट्री है वो मोर देन 75% लोग जो हैं वो लिवर कैंसर की तरफ चले जाते हैं। अच्छा। इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ये देख लीजिए कि क्या आप ऑर्गेनिक ग़िज़ा ले सकते हैं, क्या आप नॉन केमिकल्स वाले जूसेस ले सकते हैं, क्या आप नॉन केमिकल इंड्यूस्ड दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बल मेडिसिन पर आ जाइए, किसी ऐसी मेडिसिन पर आ जाइए जो ड्रग इंड्यूस्ड ना हो, उससे कंपैरेटिवली उसको बेहतर किया जा सकता है, उसकी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है, उसके लाइफ स्पैन को बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, और अगर मैं ये जो सो कॉल, जो आप अक्सर बात करते हैं कि सो कॉल्ड लोग फैटी लिवर का जिक्र करते हैं, ये एक मुख्तलिफ टॉपिक है, लेकिन यकीनन जब आपका जिगर ख़राब होने लगता है तो फिर उसमें बहुत सारी अलामात आ जाती हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब प्रोग्राम करेंगे तो हम फैटी लिवर को और ये जो आगा साहब ने भी पित्ते का जिक्र किया था, क्योंकि अगर मैं इनको रिलेट करूँ तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस से जाकर मिलती हैं। सो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे अपने अगले प्रोग्राम में। आज के लिए बहुत शुक्रिया साहब आपका। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, बड़ी खौफनाक हकीकतें जो आज हमने जानी। तो प्लीज़ कोशिश ये करें कि जहाँ पे अभी आप इलाज के लिए जाते हैं, आप इंजेक्शन लगवाते हैं या आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, आप अपना दांत निकलवाते हैं, किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट टूल आपकी बॉडी पर लगता है तो वो, अब तो स्टेरिलाइज कहते हुए भी दुख होता है कि पता नहीं वो है भी प्रॉपर या नहीं, लेकिन अपना ख्याल रखिए, अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करें। रब आपको, मुझे और हमारे प्यारों को इस तरह की खौफनाक बीमारियों से महफूज रखें। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। सलाम पाकिस्तान।